नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में साथियों हम सभी बात करने वाले हैं हिंदी के बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, और साथ ही साथ जो है बीवीए के स्टूडेंट के लिए जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काफ़ी बच्चों से बात की तो हमको पता चला है कि बच्चे जो है MIC, MDC और MGC के चक्कर में जो है काफ़ी फंस के जो रह जाते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम में पहुंचने का पता चलता है ओ ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरा सिलेबस ही नहीं है। तो इससे आप घबराएं नहीं, आपका भाई आ चुका है, आपको अब किसी प्रकार की दिक्कत आई होप नहीं होने देगी, ठीक है ना। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 100% तो नहीं लेकिन 80 to 90% आपको ज़रूर मार्क्स दिलवाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और आने वाले हमारे सभी सीरीज को आप देखिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं BA सेमेस्टर, यानी BA में आप अगर नाम आपका एडमिशन है तो आपके लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। चलिए तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख ही चुके हैं कि क्लास 12th और 10th के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो अपने भाई बंधुओं को इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि सेशन जो है 2024 से 28 सेशन के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में जो है आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपना शुभारंभ करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का। तो साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा 22 भाषाओं का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन जो है वो संविधान की कौन से अनुसूची में किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक हम ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि पहला ऑप्शन है आपका 7वीं अनुसूची में, दूसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में, तीसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में, और चौथा ऑप्शन है 12वीं अनुसूची में। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची। जी हाँ साथियों, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी किस क्षेत्र में, पंजाबी किस क्षेत्र में है, उसके बाद लद्दाखी किस क्षेत्र में, ये सभी जो है आपको दिखाए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देने का प्रयास करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से पिक्चर्स हैं, ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आगे की क्लास के और। तो चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत की प्राचीन लिपि कौन सी, यानी प्राचीन भारत में जो प्राचीन लिपि है वो कौन सी है। तो प्राचीन भारत में प्राचीन लिपि की बात की जाए तो अधिकतर बच्चे मानते हैं कि संस्कृत को, हाँ संस्कृत है, लेकिन संस्कृत से भी पुरानी लिपि यानी कि प्राचीन लिपि जो है वो हम ब्राह्मणी लिपि को देखते हैं। जी हाँ साथियों, वो कैसे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लिपि है ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इस लिपि को जो है काफ़ी पढ़ना कठिन हुआ था, लेकिन हमारे जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने ये सभी चीज़ों का जो है अच्छे से रूपांतरण कर इसके जो है मतलब को समझा। तो ये हमारा था कौन सा लिपि, तो ये हो जाएगा हमारा ब्राह्मणी लिपि। और ये हमारा नीचे जो देख रहे हैं ये सभी ब्राह्मणी लिपि के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना साथियों। तो इसमें कहने का अर्थ यही है हमारा कि प्राचीन लिपि की बात की जाए तो आप संस्कृत लिपि न मानकर हम क्या बनेंगे, ब्राह्मणी लिपि मानेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्राचीन भारत की लिपि कौन है, तो ब्राह्मी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा, जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये अक्सर बच्चों को मालूम होगा, लेकिन जो नहीं मालूम है, जो कभी नहीं पढ़े हैं या फिर दिक्कत है उनको इस चीज़ के बारे में, तो भी वो जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सभी को बेसिक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो मैं आपको क्वेश्चन तैयार किया हूँ उसको बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो चलिए पहला नंबर हमारा ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, उसके बाद है देवनागरी लिपि या फिर सौराठी लिपि। कौन सा लिपि है हिंदी भाषा की लिपि, किसे हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है, कौन सी लिपि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। जी हाँ साथियों, देवनागरी लिपि जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए मेरा फोटो के माध्यम से पढ़ाने का यही मकसद है कि आपको जो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके और आप चीज़ों को समझ सके। हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा मेहनत कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर की
नोटिंग किसका दूसरा नाम है? नोटिंग किसका दूसरा नाम है? तो हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, पल्लव, बी ऑप्शन है टिप्पणी, सी नंबर ऑप्शन है अनुवाद और डी नंबर ऑप्शन है संक्षेप। तो नोटिंग किसका दूसरा नाम है? तो नोटिंग कहने का क्या अर्थ है? नोटिंग कहने का अर्थ है एक प्रकार की टिप्पणी, यानी किसी भी चीज़ पर नोट लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? टिप्पणी लिखना, यानी कि उसको ब्रीफ रूप में उसको व्याख्या करना, समझाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिप्पणी करना। ठीक है ना? तो ये नोटिंग का क्या दूसरा नाम हो जाएगा? हाँ साथियों, टिप्पणी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। आप सभी का भी कमेंट बहुत अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद एक शिल्प है। अनुवाद एक शिल्प है। अनुवाद एक कैसा शिल्प है? तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो अनुवाद एक शिल्प है, तो ये एक कैसा शिल्प है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कहने का अर्थ है, पहला नंबर ऑप्शन है न्यूमार का है, बी नंबर ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी का है, सी नंबर ऑप्शन है कामतानाथ प्रसाद गुरु का है, या फिर डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद एक शिल्प है, यह कथन जो है, यह कथन कहने का अर्थ जो है ये किसका है? तो ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन आपको न्यूमार। जी हाँ साथियों, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमार। और न्यूमार की फोटो की बात की जाए तो ये हमारे न्यूमार जी हैं, जो कि अनुवाद एक शिल्प है यह कथन कहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे? तो पंडित अयोध्यानाथ जो थे, पंडित अयोध्यानाथ क्या है? पंडित अयोध्यानाथ एक प्रकार की चलचित्र कहानी है, कहानी पर बेस्ड है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि पंडित अयोध्यानाथ कोई व्यक्ति थे, लेकिन कैसे किसी भी व्यक्ति का नाम ऐसे ही रख दिया जाता है, लेकिन उसका जो है वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं होता। तो उसी तरह से जो है पंडित अयोध्यानाथ जो कि हमारा चैप्टर है हिंदी में, तो उसमें पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे? पंडित अयोध्यानाथ के जो पुत्र की बात की जाए तो उनके कुल मिलाकर जो है कितने पुत्र थे? तो ऑप्शन नंबर ए है दो पुत्र थे, ऑप्शन नंबर बी 3 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर सी 4 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर डी 5 पुत्र थे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? आप सभी ने पढ़ा होगा, आई बस आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि मैं इस बार लेट हो गया था आपको जो है पीवीआई क्वेश्चन आंसर को जो बनाने में। तो आपको सभी विषय के सभी सब क्लास के जो है क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। तो इससे आप निश्चिंत रहें, अगली बार यानी आने वाले सेमेस्टर में मैं आप सभी को जो है पूर्णतः क्लास करवाऊँगा। ठीक है साथियों, जो भी आगे नेक्स्ट सेशन में मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 6ठा नंबर क्वेश्चन का? तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। जी हाँ साथियों, 4, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंडित अयोध्यानाथ के जो है कुल 4 पुत्र थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कुमुद का विवाह किससे हुआ था? कुमुद जो थे उसका विवाह किससे हुआ था? तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है पंडित जी से हुआ था, बी नंबर ऑप्शन है मुरारी लाल से हुआ था, सी नंबर ऑप्शन है रामलाल से हुआ था, या फिर डी नंबर ऑप्शन है दीनदयाल से हुआ था। तो साथियों कुमुद का जो विवाह था वो किससे हुआ था? कुमुद कौन था? तो कुमुद कौन था? तो कुमुद इसमें जो पंडित अयोध्यानाथ था उसमें का एक पुत्र था कुमुद। कुमुद जो था वो उसका विवाह किससे हुआ था? कुमुद का विवाह जो है किससे हुआ था? तो कुमुद का विवाह किससे हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका 7वां नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, तो दीनदयाल जी से जो है हुआ था। कुमुद का विवाह किससे हुआ था? तो दीनदयाल जी से हुआ था। ठीक है साथियों, ये आपको दीनदयाल जी से, ये छोटा सा मैंने फोटो लगा दिया है शादी का। ठीक है, तो ये दीनदयाल जी से किसका विवाह हुआ था? कुमुद का विवाह हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है, फूलमती के किस पुत्र ने अखबार में आपत्तिजनक लेख लिखा था? तो फूलमती कौन थी? तो फूलमती जो थी वो पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी थी। तो फूलमती के किस पुत्र ने जो है, यानी पंडित अयोध्यानाथ के किस पुत्र ने अखबार में आपत्तिजनक लेख लिखा था? तो इसका ए नंबर हमारा ऑप्शन है दीनानाथ, सॉरी बच्चों, दयानाथ। बी नंबर ऑप्शन है हमारा कामतानाथ, सी नंबर ऑप्शन हमारा सीतानाथ, और डी नंबर ऑप्शन है उमानाथ। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर साथियों? कि फूलमती के किस पुत्र ने अखबार में आपत्तिजनक लेख को लिखा था? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता, हाँ आप सभी का जो आंसर है वो बहुत ही सही है। सी नंबर ऑप्शन सीतानाथ जो था, यानी सीतानाथ उनके जो पुत्र थे, या सीतानाथ भी हो सकता है, इसमें कामतानाथ भी हो सकता है साथियों। ठीक है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें जो है टाइपिस्ट ने गलती से आंसर जो है 2 मार दिया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि कामतानाथ ही होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना किस विधा में उपलब्ध होती है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है किस विधा में उपलब्ध मिलती है हमको? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है उसमें
आपको पहला नंबर ऑप्शन है कहानी में, बी नंबर ऑप्शन है उपन्यास में, सी नंबर ऑप्शन है नाटक में, या डी नंबर ऑप्शन है सभी में। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो कौन सी विधा में उपलब्ध है, किस प्रकार की विधा में उपलब्ध है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की बात की जाए तो ये जो व्यक्ति हैं इनका ही नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। ये फोटो मैं आपको इसीलिए समझाता हूँ कि आप है ना उनके पिक्चर से माध्यम से उन्हें पहचान पाए और उन्हें देख पाए, क्योंकि अक्सर वो आपको मिलेंगे तो कहीं नहीं, क्योंकि उनके देहांत हो चुकी है, लेकिन काम जो राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं इनके फोटो अगर आपके सामने कभी आएगा तो आप इनका नाम जरूर रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि पिक्चर के माध्यम से कोई भी चीज़ याद रखना जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा बात होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है आसान होता है। तो नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी साथियों। जी हाँ साथियों, उपन्यास। उपन्यास जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना की विधा है, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो कौन सी विधा है, तो उपन्यास। चलिए नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ क्या है। गेहूं और गुलाब जो शीर्षक पाठ है वह एक किस प्रकार की पाठ है। तो ए नंबर हो जाएगा निबंध है, सी नंबर, बी नंबर हो जाएगा कहानी है, सी नंबर हो जाएगा चित्र शब्द चित्र है, या फिर डी नंबर हो जाएगा रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज है क्या है, गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ जो है वो है क्या है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ साथियों, शब्द चित्र, यह क्या है, एक शब्द चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये तो बहुत ही आसान शब्द है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नंबर ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, बी नंबर संविधान निर्माती सभा के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन कार्यकारी समिति के द्वारा। तो संविधान और भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो साथियों भारत का जो संविधान है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन की कार्यकारी समिति के द्वारा बनाया गया था भारत का संविधान। जी हाँ साथियों, कार्यकारी का समिति के अंदर जो बैठक हुई थी उन बैठक के अंदर जो है उस बैठक के द्वारा जो कार्यकारी का समिति थी उसी के द्वारा जो है भारत का संविधान को बनाया गया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ साथियों, इसमें 11 नंबर के बाद सीधे डायरेक्ट 13 नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें 12 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा नहीं है, या फिर उसको नंबरिंग में गलती कर दिया है, टाइपिस्ट थोड़ा सा बेवकूफ़ी करता है, कोई बात नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष कब बने। दिनकर जी मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष कब बने थे दिनकर जी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से 1950। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा 1950, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1940 में 1940 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1950 ईस्वी में, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1960 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर कि दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष विभागाध्यक्ष कब बने। तो 13 नंबर क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 1955 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है राजा ने दरबारियों से क्या पूछा। जो राजा थे उन्होंने दरबारियों से क्या पूछा। पहला था ए नंबर ऑप्शन भ्रष्टाचार है, ये समाज कैसा है भ्रष्टाचार है, बी नंबर शांति है, सी नंबर अशांति है, डी नंबर चोरी है। तो राजा ने दरबारियों से क्या पूछा, तो राजा ने दरबारियों से क्या पूछा, तो 14 नंबर क्वेश्चन है क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर, तो सी नंबर है क्या है अशांति है। राजा ने दरबारियों से क्या पूछा, अशांति पूछा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शर्मा जी किस जिले के निवासी थे। शर्मा जी जो थे वो किस जिले के निवासी थे। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा पटना के, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भोजपुर के, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा छपरा के, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शाहजहाबाद के, मतलब शाहाबाद के। तो शर्मा जी किस जिले के निवासी थे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहाबाद के रहने वाले थे शर्मा जी। 16 नंबर क्वेश्चन है बाबर की ममता की विधा। बाबर की ममता क्या है, उनकी एक कहानी है। तो यह कौन सी विधा यानी कौन सी विधा में इसकी रचना की गई है, बाबर की कहानी की जो है, तो इसको कौन सी विधा में रचना की गई है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताइए। उसमें से पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर हमारा ऑप्शन है
ललित निबंध, बी नंबर ऑप्शन है एकाकी, सी नंबर ऑप्शन है संस्मरण, या फिर डी नंबर ऑप्शन है एक कहानी। तो क्या है साथियों, तो 16 नंबर क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन। जी हाँ साथियों, यह एक प्रकार का ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कबीर भक्ति काल के कैसे कवि थे। कबीर जी जो थे वह भक्ति काल के कैसे कवि थे। तो कबीर जी की बात करें तो यह हमारे कबीर जी का फोटो है, जिसको कि आप भली भांति देख रहे हैं और कभी ना कभी जरूर देखा पहले होगा आपने। तो चलिए हम ए नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं। निर्गुण कवि हैं, बी नंबर ऑप्शन सगुण है, सी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में दोनों यानी ये दोनों, या फिर डी नंबर ऑप्शन कोई नहीं। तो कबीर भक्ति काल के कैसे कवि थे, तो कबीर जी जो थे वो भक्ति काल के 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जी हाँ साथियों, एक वो निर्गुण कवि थे। जी हाँ साथियों, वो एक निर्गुण कवि को यानी निर्गुण भक्ति को ज़्यादा वो प्रेम करते थे, ठीक है ना, अच्छे से गाते थे वो। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन, कबीर के दोहे कहलाते हैं, यानी कबीर के दोहे की बात करें तो कबीर के दोहे क्या कहलाते हैं, किस नाम से, किस और नाम से उन्हें जाना जाता है कबीर के दोहे को। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा साखी के नाम से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सौराठा के नाम से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कविता के नाम से, या फिर डी नंबर हो जाएगा श्लोक के नाम से। तो कबीर के दोहे को हम क्या कहते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साखी। साखी से जो हम कबीर के दोहे को क्या बोलते हैं, साखी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबीर जाति से क्या थे, कबीर जाति से कौन से जाति के थे। तो कबीर की जाति की बात करें तो क्या थी, तो कबीर की जाति में बात करें तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा जुलाहा थे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोहार थे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण थे, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बनिया थे। तो कबीर जाति से क्या थे, तो कबीर एक जाति से क्या थे, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जुलाहा थे। क्या थे वो, जुलाहा थे। ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ कि पद्मावत की भाषा क्या है। पद्मावत जो एक रचना है वो भाषा क्या है, पद्मावत किसकी रचना है, मालूम है आपको साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत है। तो पद्मावत जो है वो किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की। और साथ ही पद्मावत जो है पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा की बात की जाए तो उसकी भाषा अवधी है, या फिर ए नंबर ऑप्शन अवधी है, बी नंबर ऑप्शन ब्रज भाषा है, सी नंबर ऑप्शन खड़ी बोली, या फिर डी नंबर ऑप्शन पारसी बोली है। तो पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत में कुछ इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था। अब ये कौन सी भाषा थी ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी भाषा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो है साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो अवधी भाषा। जी हाँ साथियों, ए नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। पद्मावत की भाषा की बात करें तो वह एक अवधी भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास को तुलसी नाम किन से मिला, मतलब तुलसीदास जी को जो है तुलसी नाम जो है वो किस व्यक्ति से यानी किन से मिला। तो किन से मिला, तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नरहरि दास से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद से, स्वामी रामानंद से, दयानंद नहीं सॉरी बच्चों, रामानंद से, सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास को तुलसी नाम किससे मिला, तुलसीदास को तुलसी नाम किससे मिला, तो किससे मिला साथियों, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो तुलसीदास जी को जो है किससे मिला तुलसी नाम, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नरहरि दास से। जी हाँ साथियों, नरहरि दास से जो है तुलसीदास जी को नाम मिला था। तो यहाँ नरहरि दास की क्या बात की जाए तो वो कौन थे, तो नरहरि दास का पिक्चर ही आपको देखने को मिल रहा है जो कि उनके गुरु थे, ठीक है ना। नरहरि दास से उनको जो है नाम मिला था। और तुलसीदास की फ़ोटो, तो ये आपको तुलसीदास की फ़ोटो है जो जिन्होंने रामायण को लिखा, यानी कि और सारे भी बहुत सारे वेद ग्रंथों को उन्होंने रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, यानी रामचरितमानस की भाषा है क्या, ठीक है ना साथियों। तो ए नंबर ऑप्शन है ब्रज भाषा है, बी नंबर ऑप्शन अवधी भाषा है, सी नंबर ऑप्शन खड़ी बोली, या फिर डी नंबर ऑप्शन ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, यानी ब्रज भाषा के साथ साथ एक मिश्रित बोली जो है वो भी खड़ी मिश्रित बोली को उसमें मिक्स कर दिया गया है, इसीलिए ब्रज मिश्रित खड़ी बोली भाषा है। कौन सी भाषा हो जाएगी, तो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जी हाँ साथियों, आप सभी का कमेंट सही आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन अवधी भाषा थी। रामचरितमानस की कौन सी भाषा है तो रामचरितमानस की अवधी भाषा है। तो ये रामचरितमानस का आपको देखने को मिल रहा है पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 23,
पुष्य वाटिका प्रसंग किसकी रचना है? पुष्य वाटिका प्रसंग किसकी रचना है? तो उसकी बात की जाए तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास की रचना है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दिनानकर जी की रचना है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कबीर जी की रचना है, फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रहीम जी की रचना है। तो पुष्य वाटिका प्रसंग किसकी रचना है? तो पुष्य वाटिका की प्रसंग की बात की जाए तो किसकी रचना है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो साथियों 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन, जो कि हमारा है तुलसीदास। पुष्य वाटिका प्रसंग किसकी रचना है? तो वह तुलसीदास जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे कवि थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे कवि थे? तो वो यानी कि किस तरह के कवि थे उसकी बात की जाए तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा राम भक्त कवि थे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण भक्त कवि थे, सी नंबर ऑप्शन आएगा दोनों यानी ये दोनों, या फिर डी नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे कवि थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह एक कृष्ण भक्त कवि थे। जी हाँ साथियों, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वह एक कैसे कवि थे? तो वह एक कृष्ण भक्त कवि थे। ऑप्शन गलत है 24 बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर जो है हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु, डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा चित्रलोक यानी कि चित्रलोचन सॉरी बच्चों, चित्रलोक नहीं चित्रलोचन। तो भारत दुर्दशा के रचयिता यानी भारत दुर्दशा के रचयिता यानी कि उनके कवि कौन थे, उनको रचना करने वाले कौन थे? तो उसकी बात की जाए तो अब यहाँ देख ही सकते हैं, आपने पहले ही देख लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ पर फोटो, तो उससे आप बड़ी बात अंदाजा लगा लिए होइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इसका राइट आंसर भी साथियों सही है एकदम, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो साथियों आप सभी का हमारा इस वीडियो को यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप बहुत ही अच्छी सी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी रह गई है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या किसी और चैप्टर के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए एकदम तत्पर हैं और आपके कामों को हम बिल्कुल ही अपने श्रद्धा भाव से करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार सभी लोग अपने मन में ही बोल दीजिए जय हिंद।